हमारी वीडियोस के माध्यम से हम भारतीय रेलवे के इतिहास से जुड़ी तकनीकों के बारे में चर्चा करते आए हैं, लेकिन अगर हम रेल ट्रैक्स के बारे में ही चर्चा नहीं करेंगे तो यह रेलवे के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो आज के वीडियो में हम भारत के अलग अलग रेल ट्रैक्स और भारत में इस्तेमाल हुई अलग अलग गेजेस के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर हम बात करें ट्रैक्स की, तो इन ट्रैक्स को बिछाने के लिए सबसे पहले पत्थरों की छोटी छोटी गिट्टियों को बिछाया जाता है, जिसे बैलेस्ट कहते हैं। और ये बैलेस्ट ट्रैक को पकड़ के रखते हैं और साथ ही साथ ट्रैक पर किसी भी प्रकार की झाड़ियां उगने नहीं देते। इन बैलेस्ट के बाद नंबर आता है स्लीपर्स का। अगर रेल्स को सीधा बैलेस्ट के ऊपर ही बिछा दिया जाए तो इसकी चौड़ाई अस्थिर होगी और साथ ही साथ ट्रेन के भारी वजन से रेल्स जमीन के अंदर भी धंस सकती है। इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए स्लीपर्स को बिछाया जाता है, क्योंकि स्लीपर्स ट्रेन के वजन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और साथ ही साथ रेल्स के बीच में एक उचित दूरी भी बना के चलते हैं। समय के साथ हमारी भारतीय रेलवेज में कई प्रकार के स्लीपर्स का प्रयोग हुआ है, जिनमें से सबसे पहला प्रकार आता है वुडन स्लीपर्स का। शुरुआती दिनों में इन स्लीपर्स को लकड़ियों से बनाया जाता था, जो कि काफी सस्ते थे और आसानी से मिल जाया करते थे। इन लकड़ी के स्लीपर्स की कई सारी खामियां भी थी, जैसे ये लकड़ी के स्लीपर्स काफी जल्दी सड़ जाते थे और ये ज्यादा भारी और तेज रफ्तार ट्रेन को नहीं झेल पाते थे, जिसके चलते रेलवेज ने इन लकड़ी के स्लीपर्स को रिप्लेस करने के लिए कास्ट आयरन के स्लीपर्स का उपयोग शुरू कर दिया। इन कास्ट आयरन के स्लीपर्स में सबसे पहला नाम निकल कर आता है पॉट स्लीपर्स का। ये स्लीपर्स उल्टे कटोरे के समान प्रतीत होते थे और इन कटोरों के ऊपर ही रेल्स को बिछाया जाता था और इन स्लीपर्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक रॉड का प्रयोग किया जाता था। ये स्लीपर्स कुछ खास सफल नहीं हो पाए, क्योंकि घुमावदार रास्तों पर इनका प्रयोग करना संभव नहीं था। इन पॉट स्लीपर्स को रिप्लेस करने के लिए रेलवेज ने CST-9 स्लीपर्स को बनाया। CST-9 का मतलब होता है सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल 9, यानी कि ये स्लीपर्स सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस द्वारा बनाया गया नवा डिजाइन है। ये स्लीपर्स असल में बॉक्स, पॉट और प्लेट स्लीपर्स का कॉम्बिनेशन थे, जिन्हें पॉट स्लीपर्स की ही तरह दो के सेट में लगाया जाता था और इन्हें भी आपस में जोड़ने के लिए रॉड का प्रयोग किया जाता था। ये स्लीपर्स काफी ज्यादा सफल साबित हुए और साथ ही साथ ये काफी मजबूत भी हुआ करते थे, जिसके चलते हमारी भारतीय रेलवेज ने इन्हें काफी ज्यादा उपयोग किया। लेकिन इन स्लीपर्स में भी कई सारी खामियां थी, जैसे रेल्स के नीचे मेटल की मात्रा कम होने की वजह से ट्रेन से उत्पन्न हुई वाइब्रेशंस को ये सीधा बैलेस्ट के ऊपर ही डालता था, जिससे बैलेस्ट क्रैक हो जाया करते थे और इन बैलेस्ट को समय से पहले ही बार बार बदलना पड़ता था। और इसके अलावा कास्ट आयरन के स्लीपर्स में जंग लगने की समस्या भी काफी आम हुआ करती थी। इन कास्ट आयरन से बने स्लीपर्स को रिप्लेस करने के लिए रेलवेज ने स्टील के स्लीपर्स को इंट्रोड्यूस किया। ये स्टील के स्लीपर्स काफी ज्यादा मजबूत हुआ करते थे, जिसके चलते ये भारी से भारी ट्रेन को और तेज से तेज रफ्तार को आसानी से झेल सकते थे। इन स्टील के स्लीपर्स के भी मुख्यतः दो प्रकार हुआ करते थे, चैनल स्लीपर्स और थ्रू स्लीपर्स। इनमें से चैनल स्लीपर्स को ब्रिजेस के ऊपर बिछाया जाता था। इन स्टील स्लीपर्स की ही बदौलत भारत में सुपरफास्ट ट्रेन्स का दौर शुरू हुआ। भले ही ये स्टील के स्लीपर्स काफी ज्यादा मजबूत थे, लेकिन इसके साथ साथ ये काफी महंगे भी हुआ करते थे और अगर किसी कारणवश ट्रेन डिरेल हो जाती है तो ये स्टील के स्लीपर्स ट्रेन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हीं सब कमियों का ध्यान रखते हुए रेलवेज ने इन स्लीपर्स को भी बंद कर दिया और अब भारतीय रेलवेज में पदार्पण होता है RCC स्लीपर्स का। इन RCC स्लीपर्स को ट्रैक बिछाने के लिए एक आदर्श स्लीपर माना जाता है, क्योंकि ये वजन में काफी हल्के होते हैं और साथ ही साथ काफी मजबूत भी होते हैं और इन्हें बिछाने की कॉस्ट स्टील या कास्ट आयरन के स्लीपर्स से काफी कम होती है। शुरुआती दिनों में भारतीय रेलवेज ने RCC के ट्विन ब्लॉक स्लीपर्स का प्रयोग शुरू किया था, जिनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ खास अच्छा नहीं था, जिसके चलते भारतीय रेलवेज ने मोनोब्लॉक स्लीपर्स को इंट्रोड्यूस किया। ये मोनोब्लॉक स्लीपर्स इतने ज्यादा सफल साबित हुए कि भारतीय रेलवेज में आज हमें हर ट्रैक पर इन्हीं स्लीपर्स का प्रयोग देखने को मिलता है। स्लीपर्स के बाद नंबर आता है रेल्स का, जिनके ऊपर ट्रेन चला करती हैं और इसी के कारण ट्रेन को रेलगाड़ी कहा जाता है। स्लीपर्स की ही तरह भारतीय रेलवेज में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की रेल्स का प्रयोग किया गया था, जिनमें से सबसे पहला नाम निकल कर आता है
डबल हेडेड रेल्स का। हमारे भारतीय रेलवे के शुरुआती दिनों में डबल हेडेड रेल्स का प्रयोग किया जाता था, जिनके ऊपर और नीचे का भाग एक ही आकार का हुआ करता था, जिसके पीछे का कारण ये था कि अगर ऊपर का हिस्सा समय के साथ घिस जाए तो इन रेल्स को उल्टा करके फिर से बिछाया जा सके, जिससे नए ट्रैक्स का खर्चा बच जाता। लेकिन इसके उलट ये रेल्स काफी ज्यादा अस्थिर हुआ करती थी, जिसके चलते रेलवेज ने दूसरे विकल्पों को खोजना शुरू कर दिया। रेलवेज की ये तलाश बुल हेडेड रेल्स पर आकर रुकी, जो कि ऊपर से चौड़े और नीचे से पतले हुआ करते थे। लेकिन जब रेलवेज ने इन्हें बिछाना शुरू किया तो ये पाया कि ये बुल हेडेड रेल्स केवल लकड़ी के स्लीपर्स पे ही अच्छा परफॉर्म करती है, जिसके चलते रेलवेज की तलाश बुल हेडेड रेल्स पर आकर भी पूरी नहीं हुई। और इसके बाद नंबर आता है फ्लैट फुट रेल्स का। इससे पहले के सभी रेल ट्रैक्स को बिछाने के लिए चेयर्स का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये फ्लैट फुट रेल्स बिना चेयर्स का उपयोग किए सीधा स्लीपर्स पर ही बिछाई जा सकती है। इनमें ऊपर का भाग पतला और नीचे का भाग सपाट होता है, जिससे इन रेल्स को एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रदान होती है। ये फ्लैट फुट रेल्स इतनी अच्छी साबित हुई कि भारतीय रेलवेज में आज हमें हर जगह फ्लैट फुट रेल्स का ही प्रयोग देखने को मिलता है। इन सब के अलावा भारतीय रेलवेज में ग्रूव्ड रेल्स का भी प्रयोग किया गया था, जिन पर ट्रैम्स चला करती थी। इन रेल्स के बारे में चर्चा करने के बाद अब हम चर्चा करते हैं स्विचेस के बारे में। एक स्विच वो हिस्सा होता है जिससे ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाती है। एक ट्रैक बेसिकली दो रेल्स का सेट होता है, और जब स्विच आता है तो एक रेल सीधी रहती है और दूसरी रेल किसी अन्य डायरेक्शन में घुमा दी जाती है। ट्रैक्स की चौड़ाई जितनी दूरी पर इन रेल्स को यथावत लगा दिया जाता है। बीच में बचे खाली हिस्से पर दो अन्य रेल्स को लगाया जाता है, जो कि मूवेबल होती है। इन मूवेबल रेल्स को कुछ इस प्रकार लगाया जाता है कि जब एक रेल मुख्य रेल से सट जाती है तो उसके साथ वाली रेल अपने आप ही मुख्य रेल से दूर हो जाती है, और इस प्रकार ट्रेन पटरियों को बदल पाती है। हमारे भारतीय रेलवेज में भी कई प्रकार के स्विचेस का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से सबसे पहला प्रकार है सिंगल क्रॉसओवर का। सिंगल क्रॉसओवर दो पैरेलल लाइंस के बीच में लगाया जाता है, और ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेन्स को घुमा सकते हैं। इनका उपयोग अमूमन लूप लाइंस पर किया जाता है। इसके बाद हमारी लिस्ट में नाम आता है यूनिवर्सल क्रॉसओवर का। ये डिजाइन सिंगल क्रॉसओवर जैसा ही है, लेकिन इसमें दोनों ही दिशाओं में टर्नआउट दिए जाते हैं, जिससे दोनों ही ट्रैक्स के बीच में ट्रैफिक का आदान प्रदान हो पाए। इसके बाद नाम निकल कर आता है डबल क्रॉसओवर्स का। इस डबल क्रॉसओवर को सीजर क्रॉसओवर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार बिल्कुल कैंची के समान होता है। इनका काम बिल्कुल यूनिवर्सल क्रॉसओवर जैसा ही होता है, लेकिन इन्हें वहां बिछाया जाता है जहां ट्रैक्स बिछाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। इसके अलावा इनका एक यूनिक फीचर होता है कि इनके सेंटर में हमें डायमंड क्रॉसिंग भी देखने को मिलता है। डायमंड क्रॉसिंग में दो ट्रैक्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और इस क्रॉसिंग के बीच में हमें एक डायमंड की आकृति भी देखने को मिलती है, और इसी के चलते इन्हें डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है। इन डायमंड क्रॉसिंग से ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर तो नहीं आ सकती, लेकिन एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक से क्रॉस जरूर कर सकती है। अगर हम इस डायमंड क्रॉसिंग के इर्द गिर्द मूवेबल रेल्स को लगा दें तो ट्रेन क्रॉस करने के साथ साथ दूसरे ट्रैक पर भी जा सकती है, और इसे रेलवेज में स्प्लिट स्विच का नाम दिया गया है। इसके बाद नंबर आता है इक्विलेटरल स्विचेस का। जब ट्रैक दो अलग अलग दिशाओं में एक ही एंगल पर बंटते हैं तो उसे हम इक्विलेटरल स्विच कहते हैं, और इन इक्विलेटरल स्विचेस के बीच में से एक लाइन और निकाल दी जाए तो इसे हम 3-वे टर्नआउट कहेंगे। इन सब के अलावा हमारे रेलवेज में डिरेलर स्विच का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका काम होता है चलती ट्रेन को ट्रैक से नीचे उतार देना। जब कोई ट्रेन बेकाबू हो जाती है तो उसे काबू में करने के लिए ट्रेन को ट्रैक से हटाने के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होता, जिसे ये डिरेलर स्विच अंजाम देते हैं। इन स्विचेस को चलाने के लिए भी समय समय पर अलग अलग तकनीकें आई, जिनमें सबसे पहले मैनुअल स्विचेस का प्रयोग किया जाता था, जिनमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है स्टैंड स्विचेस का। इस तकनीक में एक स्टैंड के ऊपर हैंडल और पॉइंट इंडिकेटर को लगा दिया जाता था, और इस हैंडल को घुमाकर ट्रैक की दिशा बदली जाती थी। और आज भी हमारे भारतीय रेलवेज के कई हिस्सों में इस तरह के रेल स्विचेस के अवशेष देखे जा सकते हैं। इसके बाद हमारे भारतीय रेलवेज में पदार्पण होता है थ्रो ओवर लीवर का। ये लीवर्स काफी छोटे साइज के बनाए जाते थे, और इनके ऊपर की तरफ काउंटर वेट भी लगा होता था, जो कि ट्रैक की पोजीशन को मेंटेन करता था। इन्हें उठाकर फेंकने की तकनीक के कारण इन्हें थ्रो ओवर स्विच कहा जाता है। इन छोटे पॉइंट्स के बाद हमारी भारतीय रेलवेज में स्प्रिंग पॉइंट लीवर्स का भी प्रयोग किया जाने लगा, जिनके नीचे के हिस्से में एक स्प्रिंग लगी होती है, और इन्हें चलाने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि पहले इन लीवर्स को खींचा जाता है
और फिर से दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पर लाया जाता है। ट्रैक को किसी भी पोजीशन में घुमाने का प्रोसेस सेम ही होता है। इन स्प्रिंग पॉइंट लीवर्स के बाद हमारे भारतीय रेलवेज में डायरेक्ट टाइप लीवर्स का भी प्रयोग किया जाने लगा। इन लीवर्स के ऊपर एक लॉक क्लिप लगी होती है और इन लॉक क्लिप और लीवर को एक साथ खींचकर ट्रैक की दिशा बदली जाती थी। अगर इस लॉक क्लिप के बिना ही लीवर्स को खींचने की कोशिश की जाएगी तो लीवर अपनी पोजीशन से बिल्कुल नहीं हिलेगा, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा कदम था। इन मैनुअल स्विचेस के बाद हमारे भारतीय रेलवेज में इलेक्ट्रिक स्विचेस को भी लाया गया, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से ट्रैक की दिशा बदल देती है और भारतीय रेलवेज में आज इन्हीं इलेक्ट्रिक स्विचेस का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ हमने भारतीय रेलवेज में इस्तेमाल हुई तकनीकी इतिहास को तो देख लिया, लेकिन एक सवाल ऐसा भी है जो कि कई सारे रेल फैंस को परेशान किया हुआ है कि भारत में इतने सारे रेल गेजेस आखिर क्यों इस्तेमाल किए गए और आज इन सबको ब्रॉड गेज में क्यों बदला जा रहा है। तो चलिए इस पर भी प्रकाश डालते हैं। हमारे भारत की सबसे पुरानी गेज है स्टैंडर्ड गेज और इसका प्रयोग बॉम्बे में ट्रेन चलने से भी 2 साल पहले हो चुका था। साल 1851 में रुड़की में जब गंगा नहर को बनाने के लिए रेल ट्रैक बिछाया गया था तो उसे स्टैंडर्ड गेज पर ही बिछाया गया था और वर्तमान समय में स्टैंडर्ड गेज का प्रयोग मेट्रो लाइंस और ट्रैम ट्रैक्स पर किया जाता है। बात करें अगर दूसरी सबसे पुरानी गेज की तो ये है ब्रॉड गेज। साल 1847 में ईस्ट इंडियन रेलवेज के इंजीनियर्स ने रेल लाइन बिछाने के लिए सर्विस शुरू कर दिया, लेकिन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी उनकी योजना से राजी नहीं थे। ईस्ट इंडियन रेलवेज जहां इस ट्रैक को स्टैंडर्ड गेज पर बिछाना चाहती थी तो वहीं डलहौजी इस ट्रैक को 6 फुट की गेज पर बिछाना चाहता था। इन दोनों ट्रैक्स की चौड़ाई में जमीन आसमान का अंतर था, जिसके चलते इन दोनों के बीच में एक बहस छिड़ गई और अंत में बीच का रास्ता निकालते हुए दोनों 5 फुट 6 इंच की गेज यानी कि ब्रॉड गेज पर राजी हो गए। अंग्रेज भारत से ज्यादा सामान को लूटकर अपने देश ले जाना चाहते थे और ब्रॉड गेज के कोचेस इतने बड़े होते हैं कि उनमें ज्यादा से ज्यादा सामान भी आसानी से आ सकता है और इसी लालच से अंधा डलहौजी ये चाहता था कि पूरे भारत में ब्रॉड गेज को ही बिछाया जाए। डलहौजी के कार्यकाल में ईस्ट इंडियन रेलवेज और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी ने अपने ट्रैक्स को ब्रॉड गेज पर बिछाना शुरू कर दिया और साल 1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन को भी ब्रॉड गेज पर ही चलाया गया था। डलहौजी के बाद आया गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ये चाहता था कि भारत के कोने कोने से भी सामान को लूटकर ब्रिटेन ले जाया जाए, जिसके चलते उसका ध्यान ब्रांच लाइंस की ओर भी आया। लेकिन इन ब्रांच लाइंस को बिछाने के साथ साथ वो लागत को भी कम से कम रखना चाहता था, जिसके चलते कैनिंग का झुकाव ब्रॉड गेज की जगह पर 2 फुट 6 इंच की नैरो गेज की तरफ ज्यादा था। इस समय तक भारत में अलग अलग रेल कंपनियां और कुछ राजघराने भी आगे आए जो कि रेल ट्रैक बिछाने के पक्ष में थे। साल 1862 में वडोदरा के राजघराने ने देश का पहला नैरो गेज ट्रैक दभोई से मियागाम के बीच में बिछाया था, जो कि गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा स्टेट रेलवेज के अंतर्गत आया करता था। नैरो गेज को बिछाना इतना ज्यादा सस्ता था कि आने वाले गवर्नर जनरल भी नैरो गेज के ही पक्ष में थे। लेकिन साल 1870 में आया गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड मेयो नैरो गेज के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। उसका मानना था कि नैरो गेज को ऑपरेट करना भले ही काफी सस्ता हो, लेकिन जितना सामान ब्रॉड गेज की ट्रेन ढो सकती थी उतना सामान नैरो गेज की ट्रेन के लिए संभव नहीं था। मेयो चाहता था कि एक ऐसी गेज हो जो कि सस्ती भी हो और ज्यादा सामान को भी ढो पाए, जिसके चलते उसने बीच का रास्ता निकाला और 3 फुट 3 इंच की नई गेज यानी कि मीटर गेज को इंट्रोड्यूस कर दिया। और अब लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत के सभी ट्रैक्स को मीटर गेज पर ही बिछाया जाने लगा। हमारे देश की पहली मीटर गेज साल 1872 में दिल्ली से फारूक नगर के बीच में नमक को ढोने के लिए बिछाई गई थी। मेयो की मीटर गेज के लिए दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि उसने ब्रॉड गेज के ट्रैक्स को भी उखाड़कर मीटर गेज पर बिछाना शुरू कर दिया। भारत में अब रेलवेज का विस्तार होने लगा और अलग अलग इलाकों में अलग अलग गेजेस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की मुश्किलें भी बढ़ने लगी। अलग अलग रेल गेजेस की समस्या अभी सुलझी भी नहीं थी कि साल 1890 में ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया अपने प्राइवेट रेलवेज यानी कि ग्वालियर लाइट रेलवेज को बिछाने के लिए भारत में मौजूद नैरो गेज से भी छोटी नए प्रकार की नैरो गेज उठा लाए, जो कि केवल 2 फुट चौड़ी थी। ये 2 फुट की नैरो गेज पहाड़ों में बिछाने के लिए काफी अच्छी थी, क्योंकि तीखे से तीखे घुमाव पर भी इसे आसानी से बिछाया जा सकता था। साल 1890 तक भारत में 13,000 किलोमीटर का ब्रॉड गेज, 8,000 किलोमीटर की मीटर गेज और 400 किलोमीटर की नैरो गेज के ट्रैक्स मौजूद थे। भारत में गेजेस की एक रूपता पर विचार चल रहा था कि तभी 19वीं सदी के अंत में ब्रिटेन और रशिया के बीच में तनाव बढ़ने लगा
जिसके चलते अफगानिस्तान बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात होने लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान बॉर्डर जाने वाले सभी रेल ट्रैक्स को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि सेना जल्दी से जल्दी बॉर्डर पर पहुंच सके। इस घटना के बाद गेज कन्वर्जन को गंभीरता से लिया जाने लगा और IRCA यानी कि इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई। साल 1947 में भारत की आजादी के बाद सभी प्राइवेट रेलवेज को मिलाकर एक कर दिया गया। अंग्रेज हमें जिस हाल में छोड़कर गए थे, हमें दोबारा उठ खड़े होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत थी, जिसमें अलग अलग गेजेस का होना काफी बड़ा रोड़ा था। अंततः साल 1971 में प्रोजेक्ट यूनी गेज को लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत भारत के आने वाले सभी रेल ट्रैक्स ब्रॉड गेज पर बिछाए जाने थे। रेलवेज के पास गेज कन्वर्जन जितना बजट नहीं था, जिसके चलते पुरानी गेजेस को ही मेंटेन करके उन पर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। जैसे जैसे समय के साथ भारत में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लगा, वैसे वैसे ही गेज कन्वर्जन की मांग भी उठने लगी और साल 1990 में पुराने ट्रैक्स को हटाकर ब्रॉड गेज को बिछाने का काम भी शुरू कर दिया गया। गेज कन्वर्जन की आई इस आंधी ने आज नैरो गेज और मीटर गेज को विलुप्ति की कगार पर खड़ा कर दिया है। हालांकि ये पुरानी गेजेस पूरी तरह से विलुप्त भी नहीं हुए हैं, जैसे मारवाड़ जंक्शन कामली घाट, जूनागढ़ अमरेली, पातालपानी कलाकुंड और नीलगिरी माउंटेन रेलवेज आज भी मीटर गेज पर ही बने हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा वैली रेलवे और बिलीमोरा वकाई सेक्शन आज भी 2 फुट 6 इंच की नैरो गेज पर बिछा हुआ है। और इनके अलावा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज और माथेरन लाइट रेलवेज 2 फुट की छोटी नैरो गेज का प्रयोग करते हैं। भारत में वैसे तो ये 4 गेजेस ही मुख्य मानी जाती थी, लेकिन क्या इन चारों के अतिरिक्त भी कोई गेजेस हुआ करती थी? तो इसका जवाब है हाँ। ईस्ट इंडियन रेलवेज ने नलहटी से अजीमगंज के सेक्शन को 4 फुट की गेज पर बिछाया था, जिसे बाद में ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वहीं हमारे देश की कुछ इंडस्ट्रियल लोकेशंस जैसे कांचीपुरम, बोकारो और बलारपुर में 3 फुट 6 इंच की गेज का प्रयोग किया गया था। तत्कालीन टिस्को में हमें 3 फुट की गेज का प्रयोग भी देखने को मिलता था। कलकत्ता की बंगाल कोल कंपनी 2 फुट 2 इंच की नैरो गेज का प्रयोग किया करती थी। बंगाल की ही कोयले की कुछ खदानों में 1 फुट 6 इंच की नैरो गेज भी बिछी हुई थी। भारत का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज चंगामंगा के जंगलों से लकड़ी लाने के लिए भी एक विशेष प्रकार की नैरो गेज का प्रयोग किया करता था, जिसकी चौड़ाई मात्र 60 सेंटीमीटर हुआ करती थी। और इसी 60 सेंटीमीटर की गेज का प्रयोग रंगून, जमशेदपुर, नागपुर और बॉम्बे की कुछ इंडस्ट्रीज में किया जाता था। अब बारी आती है हमारे देश में इस्तेमाल हुई सबसे छोटी गेज की, जिसकी चौड़ाई मात्र 38 सेंटीमीटर हुआ करती थी। इस छोटी गेज का प्रयोग टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी में स्पेयर पार्ट्स को लाने ले जाने में किया जाता था। साल 1951 में जर्मनी की क्रॉस मफेई ने इस गेज के लिए एक नन्हा सा लोकोमोटिव भी बनाया था, जो कि वर्तमान समय में दिल्ली के बाल भवन में मौजूद है। और हर गुरुवार के दिन रेवाड़ी स्टीम लोको शेड का स्टाफ आकर इस नन्हे से लोकोमोटिव को चलाता भी है। इन सभी के अलावा हमारे भारतीय रेलवेज में मिक्स्ड गेजेस का प्रयोग भी किया जाता था, जिसमें एक ही ट्रैक पर कई सारी गेजेस बिछी होती थी, यानी कि नैरो गेज, मीटर गेज या ब्रॉड गेज की ट्रेन एक ही ट्रैक पर चल सकती थी। इन मिक्स्ड गेजेस को अमूमन वर्कशॉप्स में, लोको शेड्स में और जहां जगह की कमी के चलते अलग अलग गेजेस को एक ही बार में बिछाना पड़े, उन जगहों पर किया जाता था। लेकिन भारतीय रेलवेज में आई ब्रॉड गेज की आंधी के बाद हमें मिक्स्ड गेजेस भी देखने को नहीं मिलती। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के रेलवे से जुड़े और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।